हाँ जी, इंडिया 21 पढ़ रहे हैं। एक बार फटाफट से देखो, रिकॉल कर लेते हैं अब तक आपने क्या देखा। इंडिया 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो चेंज आता है उसका इफेक्ट हमको क्या देना है, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा था मेनली, ये एग्जाम्पल तो छोड़ो अभी, तो हमने कहाँ से चालू किया था, यहाँ से, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसीज, ये हम पढ़ चुके हैं कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मतलब गुड्स इंपोर्ट किया, मशीनरी खरीदा वगैरह। उस केस में हमने पूरे 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, राइट। ओके, 2 क्वेश्चन किए थे कि 1 क्वेश्चन किया, एक किया था, 2 कर लिए क्या, 2 एग्जाम्पल किए हैं सर, ठीक है, ओके। और अभी तक हमने कोई ट्रांसलेशन का नहीं किया। ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी कंप्लीट हो गया था अपना। हाँ सर, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अभी क्या बचा, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। हमने कहा था ना कि फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी अलग अलग हो सकती है कभी। तो फंक्शनल करेंसी अपनी रुपीज ही है, लेकिन कभी कभी अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और करेंसी में प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उस केस में आपको मान लो मेरे को डॉलर में प्रेजेंट करना पड़ गया, तो रुपीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे आइटम जो रुपीज में उनको क्या करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। फॉरेन ऑपरेशन कब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। कि सब्सिडियरी है, ब्रांच है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर कौन सी कंट्री में, किसी और कंट्री में। ओके, ये मेरा फॉरेन ऑपरेशन है। और उसका ट्रांसलेशन वो भी कब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब आज ये एएस इंडिया आप खत्म करवा के मानोगे, बिल्कुल। ये सारा इंडिया आज अपन कंप्लीट करवा देंगे। उसका भी ट्रांसलेशन मतलब कोई फॉरेन ऑपरेशन है, अब वो तो फॉरेन ऑपरेशन मेरा कहाँ चल रहा है, यूके में चल रहा है। यूके में कौन सी करेंसी चलती है, पाउंड। चलो ब्रिटेन में तो पाउंड चलती है ना। तो पाउंड चलती है, तो पाउंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यूरोप में चलता है यूरो। यूरो को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा काम धंधा उधर हो तो फॉरेन ऑपरेशन वापस इधर रुपीज में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो फॉरेन ऑपरेशन को भी अपने को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रांसलेशन आज पढ़ेंगे ना, एक पढ़ाऊंगा दूसरा नहीं पढ़ूंगा, पता है क्यों, दोनों सेम है। एक का सीख गए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अभी याद आएगा ना, हाँ अभी याद आएगा। देखा, कम हो गया ना काम। चलो, अभी अपन ने पढ़ा था इंडिया 21 डज नॉट अप्लाई टू, ये सब ठीक है, थ्योरी की, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता है, हैज अकाउंटिंग वगैरह पे नहीं लगता है, ये सब एसएफएम में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं लगने वाला। टाइप्स ऑफ करेंसी, फंक्शनल करेंसी जो हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम मेनली पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो सब हमारी फंक्शनल करेंसी है। फंक्शनल के अलावा जो भी करेंसी है वो हमारी फॉरेन करेंसी होगी। और प्रेजेंटेशन कभी कभी एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर मुझे अपने डेटा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और करेंसी में शो करने पड़ गए, प्रेजेंट करने पड़ गए, तो वो प्रेजेंटेशन करेंसी हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक फॉर द लोन टेकन बताया था। ओके, इंडिकेटर्स अपन ने देखे थे ना। प्राइमरी इंडिकेटर सेल प्राइसेस और खर्चों वाला था, और सेकेंडरी था कि आप फंड्स किस में जनरेट कर रहे हैं, पैसा किस में मैं बोरो कर रहा हूँ, मतलब डेट इक्विटी किस में ले रहा हूँ। और दूसरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट हुआ उसको रख किस में रहा हूँ, रिटेन किस में कर रहा हूँ, यूजुअली रिटेन रुपीज में पैसा लेके घूमता हूँ ना, रुपीज लेके घूमता हूँ ना। तो फंक्शनल करेंसी समझ में आ रहा है ना। फंक्शनल करेंसी के इंडिकेटर को थ्योरी में पूछे तो प्राइमरी इंडिकेटर्स 2 बता देना, सेल वाला और कॉस्ट वाला, सेल वाला और कॉस्ट वाला। और सेकेंडरी के अंदर एक तो फंड रेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला, और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट होता है उसको रखते किस में हो, वो वाला, ठीक है जी। ओके, रखते किस में, रिटेन वाला बात। कभी कभी इंडिकेटर मिक्स होते हैं तो अपना जजमेंट काम करता है, और हालांकि प्राइमरी इंडिकेटर्स सेकेंडरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, फिर हमने ये सब पढ़ा था, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की, आप बाय और सेल कर सकते हो गुड्स, बोरो कर सकते हो, लैंड कर सकते हो, फंड्स एक्वायर कर सकते हो कोई एसेट, ये सब अपन ने देखा था। इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करना, उस दिन का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस पे उसको बेसिस पे हम कन्वर्ट करेंगे। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम पढ़े थे, पढ़ा था बैलेंस शीट की डेट को मॉनिटरी आइटम को तो क्लोजिंग रेट पे शो किया जाता है, और नॉन मॉनिटरी को अगर आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन से, अगर आप रिवेल मॉडल कर रहे हो तो जिस दिन आपने रिवेल किया उसकी, जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किए उस दिन की एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। मॉनिटरी आइटम्स क्या होते हैं, जिससे पैसा आना या जाना क्या होता है, फिक्स होता है। नॉन मॉनिटरी मतलब
पैसा कोई राइट नहीं है मेरा, कोई राइट है कोई ना कोई ऑब्लिगेशन है, मुझे पता नहीं है कि पैसा कितना एक्चुअली मिलेगा, फिक्स नहीं बता सकता। इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो पैसा बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता। दैट इज नॉन मॉनिटरी आइटम। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। स्पेशल केस भी था, याद है? इन्वेंट्री का था एक तो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला, और एक था एसेट सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसका क्वेश्चन भी किया था अपन ने। मैंने कहा था इम्पेयरमेंट लॉस फॉरेन करेंसी में मत देखना, किसमें देखना? हाँ फंक्शनल करेंसी में, वो इंडियन करेंसी में ठीक है ना, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके देखना। क्लियर है? फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द फंक्शनल करेंसी देन कंपेयर द वैल्यूज। किया था ये क्वेश्चन? बिल्कुल। फिर अपन ने कहा सर ऐसा मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी आइटम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको अराइज होगा क्या? फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस। तो उसका क्या करेंगे? मैंने कहा मॉनिटरी आइटम है तब तो पी&एल में ट्रांसफर करना, और नॉन मॉनिटरी आइटम है तो क्या करना? ओसीआई के अंदर ट्रांसफर करना, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम के अंदर। बताया था ना? वो भी ओसीआई का मेजर डेट फेयर वैल्यू, सॉरी नॉन मॉनिटरी आइटम कब मेजर डेट फेयर वैल्यू, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा तब तो उसी दिन की एक्सचेंज रेट पे वैल्यू होता रहेगा, तब तो कोई एक्सचेंज गेन या लॉस होगा ही नहीं। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। ओके तो ओसीआई में ट्रांसफर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिवोल्यूशन गेन लॉस हुआ होगा तो ओसीआई में ट्रांसफर किया तो उसको भी ओसीआई में ट्रांसफर कर देना, अगर पीएनएल में ट्रांसफर किया तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। चलिए आगे। फिर ये क्वेश्चन किया था मशीनरी वाला अपन ने। मशीनरी इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम और क्रेडिटर इज अ मॉनिटरी आइटम। तो मॉनिटरी आइटम को तो क्लोजिंग रेट पे शो किया था और मशीनरी को रिवेल कर दिया था इसने, नालायक ने रिवेल कर दिया था। तो जिस दिन रिवेल किया उस दिन का वैल्यू किया कि नहीं किया अपन ने? तो एक तो मशीनरी की वैल्यू वैसे बढ़ाई अपन ने कि वो $5000 की जगह क्या हो गया है? 5500 हो गया है। फिर उसके बाद हमने ये और देखा कि अच्छा जब खरीदा था तब तो 60 रुपए था एक्सचेंज रेट, अभी 65 रुपए हो गया तो 5 रुपए ये और बढ़ गया है। दोनों को ही किधर ट्रांसफर कर दिया था? रिवोल्यूशन सरप्लस में, ओसीआई के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि बोला था ना अगर रिवोल्यूशन गेन को ओसीआई में ट्रांसफर किया है तो उसके रिगार्डिंग एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा उसको भी किधर ट्रांसफर करेंगे? ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे। याद रखना ना भैया, भूल मत जाना। ओके और फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस को तो पीएनएल में ट्रांसफर करना ही था, क्रेडिटर वाले को तो। याद आया? और एक लाइन छोड़ दिया था इसके लिए, टैक्स के एडजस्टमेंट के लिए, वो जब पढ़ेंगे तब। अगले साल फिर हमने लॉस बुक किया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया और मशीनरी को अगेन क्या किया गया? उसने कहा फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था। याद है वो क्वेश्चन? फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, बट फेयर वैल्यू इसका मतलब डिटरमाइन तो किया है ना, लेकिन एक्सचेंज रेट में तो चेंज आया है ना। एक्सचेंज रेट 65 का 67 हो गया था ना, 65 का 67 हो गया था ना, 2 रुपए बढ़ गया था कि नहीं बढ़ गया? $5500 इंटू 2 रुपए, 11,000 रुपए का। हाँ मेरे को सब याद आ रहा है, मेरे को सब याद आ रहा है। तुमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ाई नहीं कहते थे? मैं बोला था सारे यस रिवाइज करना, इंडियस बोल के क्या था ना? क्या होमवर्क तो इतना सा था ना? चलो ठीक, वो तो एसएफएम वाले सर ने दिया था, मैंने थोड़ा ना दिया था। ठीक है ना? सीएफआर इसमें तो तुमने कुछ किया ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता कि एसएफएम में पढ़ते रह गए, सीएफआर नहीं पढ़ा। मेरा तो इतू सा भी काम नहीं किया तुम लोगों ने। चलो ठीक है। हाँ सुनो, अब बढ़ते हैं आगे, है ना? कंप्लीट करो आगे फटाफट फटाफट इसको। तो ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब मैं तुमको फटाफट है ना ऐसे शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बोला था ना इस इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस हाँ नहीं बनते हैं। लिखो हैशटैग। एक तो ट्रांसलेशन बचा है और एक फॉरेन ऑपरेशन बचा है।
लिखो ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब समझते हो ना, कन्वर्ट करना. ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पी&एल बैलेंस शीट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी. मतलब मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में होंगे, रुपीज में ही होंगे ना. अब किसी वजह से मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन करेंसी के अंदर, जिसमें मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रेजेंट करना है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोन वगैरह. ओके, तो लिखो हियर डे टू डे transactions are here day to day transactions are recorded in functional currency. Day to day transactions are recorded in functional currency. क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन तो रुपीज में हो रहे हैं, तो रुपीज में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं अपन लोग तो. ओके, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, but financial statement required to be submitted in foreign currency, required to be submitted in foreign currency for some reasons, for some reasons. Example, submission of financial statement, submission of financial statement in foreign bank, in foreign bank for application of loan, for application of loan, कॉमा दूसरा रीजन, सेंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको भेजना, टू फॉरेन पेरेंट, टू फॉरेन पेरेंट. मतलब कंपनी तो इंडिया में है, काम इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि उसकी जो मेन होल्डिंग कंपनी है वो क्या है, बाहर की है, फॉरेन कंपनी. तो इस केस में अपने को क्या करना होगा, अपने डेटा उस फॉरेन कंट्री के जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करके भेजने पड़ेंगे. तो प्रेजेंटेशन करेंसी फिर हमारा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा. तो ऐसे दो केसेस में कि भैया मेरा काम वर्किंग तो रुपीज में हो रहा है, लेकिन मुझे किसी कारणवश क्या करना पड़ रहा है, अपने डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ रहा है, किसी और करेंसी में प्रेजेंट करना पड़ रहा है. तो ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, वन बाय वन डेटा को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो लिखो. अब आइटम एक तो लिखते हैं आइटम की लिस्ट, और एक देखते हैं कि ब्लैक कलर में लिख देना. आइटम और दूसरा कन्वर्टेड.
कन्वर्टेड एट द रेट। तो जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, उसको किस रेट से कन्वर्ट करना है, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग रेट समझते हो ना, जो बैलेंस शीट की डेट को होगी, क्लोजिंग रेट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आपकी, उन सबको भी क्लोजिंग रेट से ही कन्वर्ट करना है। करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको एवरेज रेट से कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो पूरे साल भर में कमाया है ना, तो उसको एवरेज रेट से कन्वर्ट करना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल को या तो आपको कन्वर्टेड अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, या तो कन्वर्टेड अमाउंट आपको गिवन होगा, या फिर अदरवाइज एट द रेट या एट हिस्टोरिकल रेट, अदरवाइज एट हिस्टोरिकल रेट। मतलब जब शेयर वगैरह इशू किए गए थे तब, एट हिस्टोरिकल रेट। इक्विटी के बाद अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लसेज आ जाते हैं। अदर इक्विटी और क्या क्या आते हैं जानेंगे ना, जब पढ़ाऊंगा तब ये तुमको बैलेंस शीट वगैरह। अदर इक्विटी का कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, मतलब P&L हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, ये सब का ओपनिंग बैलेंस है, तो या तो कन्वर्टेड अमाउंट गिवन होगा तुमको, या तो कन्वर्टेड अमाउंट गिवन होगा तुमको, या फिर हिस्टोरिकल रेट पे, अदरवाइज एट हिस्टोरिकल रेट। एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, टेंशन नहीं, कन्वर्टेड अमाउंट दिया हुआ रहेगा। और ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, जो भी रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, एवरेज रेट। उनके लिए क्या करोगे, एवरेज रेट। बस तैयार है, अब हम ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। Here monetary and non-monetary दोनों में डिफरेंस नहीं किया जाता है, तो here monetary and non-monetary items are not differentiated are not differentiated जितनी भी एसेट्स थी, जितनी भी लाइबिलिटीज थी, सबको अपन ने किस पे कन्वर्ट किया, क्लोजिंग रेट पे, चाहे मॉनेटरी आइटम हो चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में। पहले अपन ने पढ़ा था वो ट्रांजेक्शंस, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, उसमें मॉनेटरी आइटम को तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते थे और नॉन मॉनेटरी को हिस्टोरिकल रेट या रिवेल किया है तो जिस दिन का रिवेल किया उस दिन की रेट से। लेकिन यहाँ पे तो टेंशन नहीं लेने का, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, सबको किस पे कन्वर्ट कर देना, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देना। ओके, और सर कन्वर्ट करेंगे तो एक्सचेंज गेन और लॉस तो अराइज होगा, बिल्कुल। तो जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस है ऑन ट्रांसलेशन of financial statement
ट्रांसफर टू FCTR। FCTR समझते हो? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। बताया था होगा कभी मैंने, नहीं बताया? फुल फॉर्म लिख लो FCTR की, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और ये किधर से होगा? P&L में तो होगा नहीं ऑब्वियसली। कैप्टन अदर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट तो है नहीं ये, प्रॉफिट लॉस का, तो कैप्टन OCI है। और बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में FCTR में शो होता रहेगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। डन। ओके, ट्रांसलेशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब साथ साथ में लिख लो और भी आगे फिर क्वेश्चन करेंगे। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन। तो पहले तो ये देखो फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है, किसे बोला गया है फॉरेन ऑपरेशन? सर, जो आपका होम कंट्री है उसके बाहर जो भी आपके ऑपरेशन है, चाहे सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, या ब्रांच, वो सब क्या है? वो आपके फॉरेन ऑपरेशन है। तो पहले तो आप लिखो डेफिनेशन फॉरेन ऑपरेशन का। लिखो फॉरेन ऑपरेशन हैज बीन डिफाइंड, फॉरेन ऑपरेशन हैज बीन defined as an entity, as an entity that is a subsidiary, that is a subsidiary, comma, associate, comma, joint venture, or branch, or branch of a reporting entity, of a reporting entity of a reporting entity, comma, the activities, the activities of which are, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than
those of the reporting entity other than those of the reporting entity. मतलब क्या हुआ, समझे क्या? कि हम लोग इंडिया में, अब इंडिया के बाहर अपना सब्सिडियरी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है या ब्रांच है, ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटीज किस में हो रही होंगी? रुपीज में तो हो नहीं रही होंगी, किसी और करेंसी में ही हो रही होगी, करेंसी अदर देन द कंट्री और करेंसी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो हमारी करेंसी से बाहर ही काम हो रहा है, अलग करेंसी में काम हो रहा है, दैट इज द फॉरेन ऑपरेशन। ओके, लिखो अब और आगे। तो मान लो हमारा ये जो रिपोर्टिंग कर एंटिटी है, तो अगर आप वापस बनाना चाहें तो रिपोर्टिंग एंटिटी हमारा फंक्शनल करेंसी, आप समझना, हमारे यहाँ जो भी करेंसी होगा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, वो कौन सा होगा? फंक्शनल करेंसी नाम कहलाएगा। क्या हमारा फंक्शनल करेंसी और जो हमारा फॉरेन ऑपरेशन है, और जो हमारा फॉरेन ऑपरेशन है, चाहे वो सब्सिडियरी हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो ब्रांच हो, क्या हमारा फंक्शनल करेंसी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि कभी हमारा करेंसी और हमारे फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी सेम हो? फंक्शनल करेंसी, हाँ हो सकता है। कंट्री दूसरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि करेंसी क्या हो? सेम हो। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी है ना। अब हो सकता है कि किसी और कंट्री में एक ही करेंसी किसी और कंट्री में भी चल रही हो, हमारी करेंसी और किसी और, रेयर केस होगा ना, हमारी करेंसी और किसी और की करेंसी क्या हो रही हो, सेम चल रहा हो, सेम मामला चल रहा हो, वहां पर भी हम लोग क्या करें, मेरा फॉरेन ऑपरेशन है लेकिन सारा ट्रीट किस में होता है? रुपीज में पैसा लाता है, पैसा जाता है, सारा काम रुपीज में ही होता है, तो उसका भी फंक्शनल करेंसी क्या हो जाएगा? रुपीज ही हो जाएगा। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। लेकिन परेशानी कब होगा? जब मेरे यहाँ करेंसी कुछ और हो और फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी कुछ और हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? फॉरेन करेंसी, फॉरेन ऑपरेशन की जो भी डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी फंक्शनल करेंसी में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा तो फंक्शनल करेंसी कुछ और है, मान लो मेरा सब्सिडियरी है, बना लो साथ साथ भले ही। मेरा सब्सिडियरी है किधर? अच्छा, हम तो किधर है? इंडिया में, मान लो इंडिया। तो अपना क्या है? रुपीज फंक्शनल करेंसी है। अब मेरी सब्सिडियरी मान लीजिए यूएस में है, तो वहां क्या चल रहा है? वहां मान लीजिए डॉलर, ऑब्वियसली यूएस में डॉलर चल रहे हैं, तो वहां का जो करेंसी है वो है डॉलर। तो हमारा फंक्शनल और करेंसी और उनका फंक्शनल करेंसी अलग अलग हो गया। ऐसे ही सब्सिडी के बाद कोई एसोसिएट मान लीजिए, एसोसिएट, एसोसिएट मान लीजिए किधर? चाइना में। अब चाइना का करेंसी क्या चल रहा है? येन, चाइनीज येन। ओके, कोई जॉइंट वेंचर, अपना जॉइंट वेंचर चल रहा है किधर? दुबई में। और दुबई की करेंसी कौन सी, कौन सी है? दिरहम। ओके, वो अलग है। मान लो कोई ब्रांच ओपन कर रखी है अपन ने, किधर? जापान में।
चाइना की येन नहीं है, चाइना की युआन है, सॉरी युआन, है ना, है ना, ठीक है, जापानीज येन है, हाँ, जापान और जापानीज येन, नहीं वो सिंबल वही है, एक में सिंगल कट है, एक में दो डबल कट है ना, जापानीज येन, ये लो जापानीज येन, कहने का मतलब है हमारा फंक्शनल करेंसी और उनका फंक्शनल करेंसी अलग अलग है। सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हुआ तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। if functional currency if functional currency of foreign operation if functional currency of foreign operation same as parent same as parent या यूं कहूं सेम एज रिपोर्टिंग एंटिटी, तब तो कोई टेंशन नहीं, नो नीड टू ट्रांसलेट, नो नीड टू ट्रांसलेट, तब तो ट्रांसलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि दोनों का करेंसी सेम है। लेकिन अगर दोनों का करेंसी अलग अलग हुआ, डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी अलग है, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, तो क्या होगा, तो सर ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, ट्रांसलेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नीडेड, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नीडेड, और ट्रांसलेशन सेम वैसे ही होगा जैसा पहले हमने सीखा था प्रेजेंटेशन करेंसी में। सेम एज ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, जैसा पहले सीखा था सेम वैसा ही ट्रांसलेशन होगा। ओके, अब एग्जांपल लिखना है बस एक, हो गया, समझ गए क्या यहाँ तक? कुछ नहीं था आज, तो सिर्फ ट्रांसलेशन ही देखा है। ओके, और फॉरेन ऑपरेशन होता क्या, बस ये जाना है डेफिनेशन। लिखो एग्जांपल, हाँ लिखो एग्जांपल, इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड, इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड has a functional currency, has a functional currency of US dollar USD and needs to translate its financial statement
its financial statement into the functional and presentation currency and presentation currency presentation currency of Infotech INC और वो करेंसी है एल डॉलर। तो कहने का मतलब है एक यूएसडी के अंदर है फंक्शनल करेंसी, अब इसको ट्रांसलेट करने अपने डेटा किसके अंदर, एल डॉलर के अंदर, बस इतना दिमाग लगाओ। अब क्या क्या आपको दे रखे हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एट द ईयर एंड प्रायर टू ट्रांसलेशन। तो लिखो क्या क्या डेटा है, डायरेक्ट लिख दो यूएसडी और एक कॉलम बना दो एल डॉलर। पहला आइटम पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50,000 यूएसडी में लिखना, एल डॉलर में आपको कन्वर्ट करना है। रिसीवेबल्स 9,35,000 यूएसडी में लिखना, एल डॉलर में आपको कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है। 9,85,000 ये आपकी टोटल एसेट्स हो गई हैं। टोटल एसेट्स चाहे कोई सी भी एसेट हो, पता है ना, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, सबको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल शेयर कैपिटल या तो कन्वर्टेड अमाउंट दिया हुआ होगा या फिर हिस्टोरिकल रेट। तो इश्यूड कैपिटल दे रखा है 50,000 यूएसडी के अंदर, और एल डॉलर में भी दे रखा है, मतलब कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा है तुमको, कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा है 30,055। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स इसके लिए भी क्या कहा था, ओपनिंग अदर इक्विटी, याद है? तो या तो कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा होगा या फिर हिस्टोरिकल रेट। 28,000 कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा है 15,274। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, किस रेट से, एवरेज रेट से। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट से 8,40,000। एक्रूड लाइबिलिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 47,000 और इसका टोटल भी 9,85,000। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रिक्वायर्ड क्या है, बस ट्रांसलेट करना है, ऊपर लिखा हुआ ही है, नीड्स टू ट्रांसलेट। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो, एडिशनल इन्फो, एक्सचेंज रेट्स लिखनी है ना, कब कब कौन सी, रिलेवेंट एक्सचेंज रेट्स, रिलेवेंट एक्सचेंज रेट्स, ओपनिंग या यूं को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग रेट है एल डॉलर 1 इक्वल्स टू यूएसडी 1.22, एवरेज रेट
$1 equals to USD 1.175 और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग रेट, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग रेट। क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग एट द एंड वर्ड यूज किया गया है, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बता दी है, एट द एंड वाला क्लोजिंग ही होगा, पता है। $1 कितना, USD 1.13। ट्रांसलेट the datas of financial statement। Okay, बस ट्रांसलेट करना और डिफरेंस को किधर डाल देना है, ट्रांसलेट करने पे जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस होगा FCTR में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए फटाफट से ट्रांसलेट कर देते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लिख लिया क्या? बस अब 1 बाय 1 आइटम को ट्रांसलेट मतलब चेंज ही करना है, कन्वर्ट कर दो। ट्रांसलेशन, translation of financial statement from USD to $. पहले आइटम का नाम, पर्टिकुलर्स लिख दो, आइटम लिख दो, USD वैल्यू लिख दो, किस रेट से कन्वर्ट करना है वो लिख दो, और कन्वर्ट करने के बाद $. कितने हो जाएंगे वो लिख दो। सबसे पहले PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50,000 USD, किस रेट पे कन्वर्ट करोगे, क्लोजिंग रेट, क्या रेट है 1.13, 1.13 पूरा लिखना चाहो तो $1 इक्वल्स टू USD, पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ 1.13 लिखोगे तब भी काम चलेगा। केवल 1.13 लिख दें क्या, समझ जाना तुम अपने आप। 1.13 बताओ कितना $. आएगा 50,000 USD से 1.13, 56,500। मल्टीप्लाई करना हर बार जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे डिवाइड करना है। क्यों? ये आपको SFM वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्यों बताओ, सुनो। अच्छा $. छोड़, रुपीज सोचो तुम तो, रुपीज $50,000 है, ठीक है, उसको तुमको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब तुमको रेट अगर ऐसा दे रखा हो कि $1 इक्वल्स टू इतने रुपीज, मान लो 50 रुपीज, तब तो तुम क्या कर दोगे, 50,000 इंटू 50 कर दोगे। लेकिन अगर तुमको रेट ऐसा दे रखा हो कि ₹1 इक्वल्स टू $0.50 सपोज, अब क्या करोगे, क्या अभी भी मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं ना, अभी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर $1 लेफ्ट हैंड करेंसी अगर डॉलर है, $1 और डॉलर को ही कन्वर्ट करना है तब तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड करेंसी क्या है, FM में पढ़ोगे लेफ्ट हैंड करेंसी राइट हैंड करेंसी, तो लेफ्ट हैंड करेंसी रुपीज और कन्वर्ट किसको करना है, डॉलर को, तो तुम क्या करोगे फिर, डॉलर को डॉलर से डिवाइड करोगे। इसके लिए एक शॉर्ट स्लोगन होता है, सेम करेंसी शुड बी डिवाइडेड एंड ऑपोजिट करेंसी शुड बी मल्टीप्लाइड। ऑपोजिट करेंसी मल्टीप्लाई होगा और सेम करेंसी क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी ये 1.13 क्या था, क्लोजिंग रेट, ये 1.13 क्या था सर, ये USD था, और ये 50,000 भी क्या है, USD है, सेम शुड बी डिवाइडेड। FA वाले सर भी पढ़ाते हैं तुमको, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड वाला तरीका।
तो सेम शुड बी डिवाइडेड पे ध्यान रखो। 50,000 यूएसडी है, 1.13 यूएसडी से डिवाइड करो, एल डॉलर निकल के आएगा कितना? 50,000 डिवाइड बाय 1.13, इट्स 44,248। ओके, फिर नेक्स्ट रिसीवेबल्स था। रिसीवेबल्स थे कितने के? 9,35,000 के, 9,35,000। अगेन रेट वही यूएसडी 1.13 पे कन्वर्ट करोगे तो ये भी यूएसडी ये भी यूएसडी, सेम शुड बी डिवाइडेड कितना? 8,27,434 टोटल लगा दो। हालांकि एक लाइन छोड़नी थी फिर टोटल लगाना था, बट मुझे पता है कि यहाँ लाइन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने टोटल लगा दिया है। तुम भी लगा दो। एक लाइन पता है डिफरेंस के लिए छोड़नी पड़ेगी ना, हम सारे आइटम्स को चेंज कर रहे हैं तो किधर डिफरेंस आएगा? एसेट साइड में आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा, अपने को पता नहीं ना। मुझे तो पता है कि लाइबिलिटी साइड में आएगा, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, बट एग्जाम में छोड़ देंगे लाइन, फिर पता चलेगा डिफरेंस किधर आ रहा है कन्वर्ट करने पर। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 यूएसडी दे रखा है और उसको कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा है 30,055। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दे रखा था तुमको 28,000 का यूएसडी और कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा था 15,274। फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये तो एवरेज रेट से होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 और एवरेज रेट कितना था? 1.15 175 है क्या? 175। ओके, तो बताओ कितना एल डॉलर? अगेन डिवाइड ही करना है अपने को, तो 17,021। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल 8,40,000। लाइबिलिटीज किस पे कन्वर्ट होंगी? क्लोजिंग पे, तो यूएसडी 1.13 7,43,363। फिर उसके बाद एक्रूड लाइबिलिटीज, एक्रूड लाइबिलिटीज 47,000। और कोई भी लाइबिलिटी हो क्लोजिंग रेट पे ही कन्वर्ट होगा 1.13, इट इज 41,593। और इन सबका टोटल करना देखो कितना आ रहा है इन 5 आइटम का? $9,85,000 यूएसडी के अंदर 985 ही आएगा, बट एल डॉलर में कितना आ रहा है कन्वर्ट करने पर? 8,47,000 कम आ रहा है ना? कितना कम आ रहा है देखो जरा, डिफरेंस देखो 871 से डिफरेंस देखो कितना कम आ रहा है। एसेट साइड का टोटल इतना है, लाइबिलिटी साइड का कितना कम आया? 24,376। जो कम आ रहा है उसे आप किधर ट्रांसफर कर देंगे? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और टोटल आ जाएगा 871,682। डन। तो एक ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। सर उस तरफ आगे जाए तो, उस तरफ आ जाए तो भी आप तो यही लिख के आ जाना।
ठीक है जी। तरह उस तरफ आएगा तो रिजर्व कैसे लिखेंगे, उस तरफ आएगा तो रिजर्व नहीं लिखो तो करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट करके आ जाना अकाउंट में, करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, रिजर्व नहीं लिखा जाएगा ना, तो करेंसी ट्रांसलेशन सी और टी तो रह गया, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ना लिख के क्या कर देना, एडजस्टमेंट लिख देना, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। इधर आए तो इफ, है ना, इधर इफ डिफरेंस, तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन फिर एडजस्टमेंट, बस इधर आता तो ये लिख देते। चलिए डन है। नक्की, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इंडिया 21 खत्म। तो थोड़ा फर्जी सा था, 2-3 क्वेश्चन थे बस, उसी को अपने को करना है प्रिपेयर। ये था इंडिया 21। अब नेक्स्ट कौन सा, इंडिया 12 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, टैक्सेस ऑन इनकम, डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी के बारे में सीखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।